एक कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कपड़ा और फैब्रिक खरीदने का बिल दिखाया, पूरे 3 लाख रुपए का। पेमेंट भी बैंक के थ्रू गई थी, प्रॉपर इन्वॉइस भी था, सब कुछ लीगल लग रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जिस कंपनी से माल खरीदा गया था वो कंपनी असल में मौजूद ही नहीं थी, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं थी। और इसके बाद जो हुआ वो हर बिजनेसमैन को जानना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, और ये एक उनके लिए बहुत बड़ा वार्निंग है। नमस्ते दोस्तों, आज का केस है अपीलेट ट्रिब्यूनल PBPT का, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। ये केस उन सब बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है जो अपने सप्लायर्स या वेंडर से माल खरीदते हैं, क्योंकि इसमें सवाल ये था, अगर आपने जेन्युइन लगने वाले ट्रांजैक्शंस किए, बैंकिंग चैनल से पेमेंट की, फिर भी क्या वो बेनामी ट्रांजैक्शन बन सकता है सिर्फ इसलिए कि सप्लायर फेक निकला हो? आइए जानते हैं क्या स्टोरी थी। ऑन 11 नवंबर 2022 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक केएल ग्रुप, एक बिजनेस ग्रुप है जो क्लोथ्स और फैब्रिक्स का काम करता है, उनके यहाँ सेक्शन 132 के अंडर एक सर्च ऑपरेशन किया। सर्च के दौरान पता चला कि केएल ग्रुप्स ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ परचेजेस शो किए थे जो उन ऑफिसर्स को कुछ फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन लग रहे थे, मतलब ऐसा कुछ जो फेक एंटिटीज़ के साथ ट्रांजेक्शन किया गया हो। इनमें से एक था सन्मति ट्रेडिंग कंपनी, जिसके प्रोप्राइटर थी मिस रीता देवी। इस फर्म से केएल ग्रुप ने कपड़े और फैब्रिक खरीदने का दावा किया था, जिसका अमाउंट था लगभग 3 लाख रुपए, और पेमेंट भी बैंकिंग चैनल के थ्रू की गई थी। अब यही इन्फॉर्मेशन बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट के इनिशिएटिंग ऑफिसर को दी गई और उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब जैसे ही बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट के इनिशिएटिंग ऑफिसर ने इस ट्रांजैक्शन को देखा और उन्होंने इसको क्लू बाय क्लू इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और जैसे ही एक एक क्लू खुलता गया, आपको शॉक हो जाएंगे आप कि कहानी पूरी पलट गई। क्लू नंबर 1, समन भेजा गया टू द प्रोप्राइटर ऑफ सन्मति ट्रेडिंग कंपनी मिस रीता देवी को। ऑफिशियल्स ने समन भेजा और उनसे कुछ ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करने के बारे में समन किया गया था, लेकिन समन अनडिलीवर्ड होके एज इट इज़ वापस आ गया। मीन्स जो एड्रेस रजिस्टर्ड था उस एड्रेस पे मिस रीता देवी नाम की कोई इंसान मिली ही नहीं। सेकेंड क्लू, जब ऑफिसर खुद एड्रेस पे पहुंचा फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन टू चेक दैट फर्म एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तब ऑफिसर ने देखा यहाँ ना कोई दुकान है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है सन्मति ट्रेडिंग कंपनी। ऐसा कुछ वहाँ पे प्रूफ नहीं मिला उन्हें। मीन्स ये ओनली ऑन पेपर ये प्रोप्राइटरशिप एग्जिस्ट कर रही थी, एक्चुअल में यहाँ पे कोई बिजनेस था ही नहीं। थर्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो अपने HSN या SSC कोड रजिस्टर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस टाइम पे इस ट्रेडिंग कंपनी में HSN था स्क्रैप का। सो जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, जो अपना HSN रखे हैं स्क्रैप का, वो कपड़े और फैब्रिक कैसे बेच सकता है? क्लू नंबर 4, पैसा कहाँ गया? मीन्स SSC केएल ग्रुप के SSC बोल रहे थे ये पैसा चेक के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट हुआ है उनको, बट इसका कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा था। मीन्स वो अकाउंट का कोई वजूद ही नहीं था। क्लू नंबर 5, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखा गया केएल ग्रुप की और एक एंटिटी थी, दैट इज मेसर्स एशियन फैब्रिक। और इन्वेस्टिगेशन में ये देखा गया जब जब सन्मति ट्रेडिंग कंपनी में पैसे जा रहे थे, पेमेंट जा रहे थे, एट दैट टाइम उसी वक्त एशियन फैब्रिक के बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट भी हो रहे थे, कैश डिपॉजिट हो रहे हैं। अब जब सारे डॉट्स को कनेक्ट किया गया तो पता चल रहा है कि पैसे एक हाथ से निकाला, एक फेक नाम के थ्रू कैश बनाकर केएल ग्रुप में ही दूसरी एंटिटी में डिपॉजिट कर दिया गया या केएल ग्रुप के पास ही आ गया। मीन्स यहाँ पे पैसे का एक राउंड ट्रिप बनाया गया और अपने ही घर में पैसे वापस आ गए। नाउ ये केस गया ITAT के पास। अब देखिए, अपीलेंट का आर्गूमेंट बहुत सिंपल था। उनका कहना था हमने तो बैंकिंग चैनल से पेमेंट की थी, हमें कैसे पता चलेगा कि सप्लायर फेक है? क्या ये आर्गूमेंट आपका काम करेगा? चलिए देखते हैं ट्रिब्यूनल का क्या ऑब्जर्वेशंस था। ठीक है, अपीलेंट के वकील ने बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग दलील रखा। सिर्फ इसलिए कि कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती, उसे फिक्टिशियस कैसे माना जा सकता है? एंड सेकेंड उनका आर्गूमेंट था साथ में ही कि बर्डन ऑफ प्रूफ डिपार्टमेंट के ऊपर है। ट्रिब्यूनल ने ये बात माना कि ओनली रिटर्न फाइल नहीं करना काफ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक वजह नहीं थी। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था, ट्रिब्यूनल जब सारी चीज़ें को एक साथ जोड़ कर देखते हैं, फर्म एड्रेस पे नहीं मिलती है, समन वापस आ जाता है अनडिलीवर्ड होके, GST रजिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग बिजनेस का था, बैंक अकाउंट ट्रेसेबल नहीं था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपीलेंट केएल ग्रुप खुद भी कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि जो परचेज हुआ है वो कोई जेन्युइन है। मतलब जब आपके पास गुड्स डिलीवर्ड होगा ना, आप कोई एक्नॉलेजमेंट देते हो, स्टैम्प मार के, आपके पास बिल्टी होता है, कंसाइनमेंट नोट होता है, कुछ होता है, तो ओनली आप इन्वॉइस नहीं होता, उसके साथ ईवे बिल्स भी है, बहुत कुछ प्रूफ करते हैं कि दिस यू हैव रिसीव्ड द गुड्स। तो हेयर इन दिस केस ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिस थे। ट्रिब्यूनल ने कहा जब हम सारी क्यूमुलेटिव सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं तो ये क्लियरली एक फिक्टिशियस नेम ट्रांजेक्शन है।
तो डिपार्टमेंट का यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 क्लॉज बी के अंडर इसको एक फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। नाउ अब अपीलेंट की जिम्मेदारी है इस चीज़ों को प्रूफ करे और रिबट करे, एंड डिपार्टमेंट यहाँ पे गलत है ये चीज़ साबित करे, ये चीज़ अपीलेंट के ऊपर आ जाता है। अब और एक इंटरेस्टिंग लीगल दलील अपीलेंट की तरफ से दी गई, ये चीज़ अच्छे से समझिएगा। बेनामी एक्ट के हिसाब से क्या होता है ना, जो प्रॉपर्टी बेनामी होती है वो अटैच होनी चाहिए बेनामीदार के हाथ में। मतलब सोचिए ए, ठीक है, जिसने अपने पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाई बी के नाम पे, तो बी बन जाता है बेनामीदार और ए होता है बेनिफिशियल ओनर। और अक्सर इस ऐसे केसेस में अटैचमेंट होती है बेनामीदार यानी बी के हाथ में, क्योंकि प्रॉपर्टी लीगली उसके नाम पे है। तो अपीलेंट का यहाँ पे कहना था बेनामी एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए बेनामीदार की। तो यहाँ पे इन दिस केस जो केएल ग्रुप है उनका बैंक अकाउंट क्यों अटैचमेंट किया गया, लेकिन आप देखिए इस केस में बी है ही नहीं, बी नाम का एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे बी कौन हुआ, सन्मति ट्रेडिंग कंपनी, जो ओनली ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है बट रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब बेनामीदार खुद फिक्टिशियस हो तब अटैचमेंट किसके हाथ में होगी। ट्रिब्यूनल ने यहाँ बहुत क्लियर रीजनिंग दी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 क्लॉज बी जो फिक्टिशियस नेम ट्रांजेक्शन को कवर करता है, ये एक एक्सेप्शन है उस जनरल रूल का जो नॉर्मल बेनामी केसेस में लागू होता है। मतलब ट्रांजेक्शन खुद ही फिक्टिशियस है, जिस नाम पे ट्रांजेक्शन दिखाया गया वो नाम है ही नहीं असली में। तो इस केस में ट्रिब्यूनल ने कहा कि पैसा असल में कहीं गया ही नहीं, वो सिर्फ घुमा और वापस अपीलेंट के पास यानी केएल ग्रुप के पास आ गया। अब केएल ग्रुप का जो एक एंटिटी थी हमने जो डिस्कस किया एशियन फैब्रिक, वहाँ पे जो कैश डिपॉजिट हुआ उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है। और इसीलिए जहाँ बेनिफिशियल ओनर खुद ही पूरे फिक्टिशियस अरेंजमेंट को बना के और उससे फ़ायदा उठाने के कोशिश पे हो और वही एक तरफ से बेनामीदार वही एक तरफ से बेनिफिशियल ओनर हो, तो बेनिफिशियल ओनर का बैंक अकाउंट अटैच होना ये लीगल है, इलीगल नहीं है। सो फ्रेंड्स दोस्तों, ये सिर्फ एक बड़ी कंपनी की कहानी नहीं है, वो हर बिजनेसमैन जो सप्लायर से माल खरीदते हैं उन्हें अपने बिजनेस को सही से रन करना पड़ेगा। वो आज के डेट पे बहुत सारे बिजनेसेस ओनली पेन और पेपर में एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में देखा ही नहीं जाता है। आपको भी अपना हर ट्रांजैक्शन का ओनली बैंक अकाउंट से पेमेंट प्रूफ होने से नहीं चलेगा, प्रॉपर डिलीवरी हुआ है कि नहीं आपके पास इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड आपको कर रखना पड़ेगा। एंड जेन्युइनली अगर आप बचना चाहते हैं हर ट्रांजैक्शन का आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आया इन्वेस्टिगेशन टीम कैसे एक ट्रांजैक्शन को जो फेक है या फिक्टिशियस है उसे कैसे हैंडल करती है एंड आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपका कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।